अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट का आगाज़ कल से होगा। प्रोग्राम में आज इस हवाले से बात करेंगे और साथ साथ कल प्रोग्राम का जब इख्तिताम हो रहा था, आपको याद है, तो पाकिस्तान का वनडे T20 स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए अनाउंस हुआ, जिस पर इस वक्त काफ़ी बात हो रही है। सरफराज अहमद टीम में शामिल नहीं है, तो क्या उनका कैरियर ख़त्म समझा जाए? इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने कोई रिजर्व विकेट कीपर भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया। इसके साथ शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और दीगर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जिनमें हसन अली भी शामिल हैं, उनको भी इस स्क्वाड में जो है वो मौका नहीं दिया गया। हसन अली का तो खैर क्लियरली लिखा है कि उनको रेस्ट करवाया गया, लेकिन क्या बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे कि शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, या इमाद वसीम है, या सरफराज अहमद, क्या फ्यूचर में पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इनको सिलेक्ट करना चाहेगी? इसके साथ साथ ये भी ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, और हमने देखा कि एक प्रेस रिलीज़ के दिए ही सिर्फ टीम को अनाउंस कर दिया गया। तो चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी कुछ अरसे से मंजर-ए-आम पर नहीं है, तो क्या उनका फ्यूचर भी कोई मौजूद है पीसीबी के साथ? इस हवाले से हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वनडे और T20 का, पहले इसी में बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट पर भी ज़रूर जो है माहिराना तबसरा हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम रऊफ। जी वालेकुम। रऊफ, आपने भी कल स्क्वाड देख लिया और हमने देखा कि सीनियर्स मौजूद नहीं है, बट बहुत सारे जूनियर्स की बात भी की जाए तो कोई ऐसा जूनियर नहीं है। बहुत सारे लड़के जो सिलेक्ट थे वही, उन्हीं को दोबारा शायद मौका मिलेगा। लेकिन आपकी राय अगर मैं सिर्फ पहले पहुंचूं पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर, कि वो ट्रैवल तो करते रहे रऊफ, लेकिन कभी उनको प्रॉपर चांस मिला नहीं, और शायद उनका चांस बन भी नहीं रहा था, चूँकि रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है। लेकिन अब उनको होम सीरीज़ में ड्रॉप कर दिया जाए और फिर कोई रिजर्व विकेट कीपर भी शामिल ना किया जाए, तो क्या हम सिर्फ मोहम्मद रिजवान पे ही फोकस किए हुए हैं? खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होगी तो फिर क्या करेंगे हम? देखिए, रिजवान ने काफ़ी अर्सा स्ट्रगल किया। जब सरफराज पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे तो उस टाइम पर भी अपनी पीक फॉर्म में थे, मगर इनको चांसेस वगैरह नहीं मिल रहे थे। मगर जैसे ही इनको चांस मिला, इन्होंने चांस ग्रैब किया और तीनों फॉर्मेट में बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। मगर उसके बाद एक इशू उठा मीडिया में और सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट थी उस वक्त की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनको सरफराज को दोबारा टीम के साथ लिंगर ऑन करना पड़ा। हालांकि चाहिए तो ये था, अगर एक विजन होता और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती तो उसको सामने रखते हुए इनको चाहिए था कि एक या दो नए लड़के डेवलप कर लेते, मगर ये कर नहीं सके क्योंकि इनकी जो अपनी बेस थी वो बहुत ज्यादा वीक थी और स्ट्रांग फुटेड लोग नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अब रमीज राजा आया तो उन्होंने बड़े कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रमीज राजा का पर्सनल डिसीजन है कि उन्होंने बजाय सरफराज को साथ रखने के उनको साइडलाइन कर दिया, तो एक भरपूर और पूरी अपॉर्चुनिटी उन्होंने फराहम कर दी है मोहम्मद रिजवान को। और अब आगे फ्यूचर में आप देखेंगे कि एक या दो नए लड़के साथ में ये डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब आप नहीं समझते कि कम से कम रिजर्व विकेट कीपर को इसी सीरीज़ से आप कम से कम स्क्वाड के साथ रखते हैं? होम सीरीज़ का अब्दुल रऊफ आपको पता है, यही तो फ़ायदा होता है कि आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को स्क्वाड के साथ रखते हैं। कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं होती। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर तो शायद एक ही शहर में आपको मिल जाते हैं, एटलीस्ट आप उनको एक्सपीरियंस देते हैं, ग्रूम करते हैं। बट अगर आप खुद भी, ऑब्वियसली आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है रऊफ, हमने कोई ऐसा अब तक रिप्लेसमेंट विकेट कीपर तैयार भी तो नहीं किया। हारिस हो, रोहिल नज़ीर, उन सब की बातें बहुत हुई हैं, लेकिन इनमें से किसी को रियलिस्टिकली पाकिस्तान टीम के साथ ना तो एसोसिएट किया गया है और ना शायद उनके साथ भी ज्यादती होगी कि कभी उनको फ्यूचर में मौका मिले। तो क्या हम उनको ग्रूम कर रहे हैं सही तरह से? देखिए, ग्रूम तो आप किसी को भी नहीं कर सकते, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ना ही इनकी नेशनल एकेडमी ने कोई एक सिंगल प्लेयर भी ग्रूम किया है। ये एक नेचुरल टैलेंट है जो एक प्रोसेस से आता है, जो नीचे बिल्कुल जो आपके बॉलर्स हैं उनकी जो आर्म स्पीड है वो टेप बॉल क्रिकेट खेलकर बहुत ज्यादा तेज हुई होती है, तो आपको एक नेचुरल बॉलर मिल जाता है। उसके बाद जो बैट्समैन है वो भी टेप बॉल खेल के उनकी आई साइड अच्छी होती है, इसी वजह से T20 क्रिकेट की आपको जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसके अच्छे बैट्समैन आपको मिल जाते हैं। अब मसला ये है कि क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग नहीं होती, तो इसी वजह से आपके पास कोई अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं आ रहा, कोई ऑफ स्पिनर नहीं आ रहा, या कोई लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नहीं आ रहा। जो डेवलप करना असल जो इनका काम था, ये एक सिर्फ शोबा था जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर था उनको काम करना था, और वो अपने शोबे में बुरी तरीके से ये नाकाम हो चुके हैं। तो बाकी ये जो आपने दूसरे नाम गिनवाया विकेट कीपिंग की शोबे में, इसमें हसनैन भी अच्छा है, उसके अलावा एक और विकेट कीपर कराची के हारिस हैं, वो भी अच्छे हैं। उसके अलावा जो रोहिल नज़ीर थे वो भी थोड़े बेहतर है, मगर वो जो दूसरे दो विकेट कीपर हैं उनकी टेक्निक उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है और बैटिंग भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है कि आगे इसी सीरीज में आप देखेंगे कि शायद मैं भी उनमें से किसी ना किसी विकेट कीपर को टीम के साथ रख लिया जाए।
ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें, चूंकि होम सीरीज है और आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ के भी कुछ प्लेयर नहीं आए, गो के कैरम पोलार्ड ज़रूर आ रहे हैं एज अ कैप्टन, लेकिन अगर हम देखें तो रऊफ वही एक हमने हिकमत अमली रखी है कि रिजवान बाबर बतौर ओपनर मौजूद हैं, फिर आसिफ अली हैं, फ़खर जमान हैं, हैदर अली हैं, हारिस रऊफ हैं। कुछ बात हुई थी लोगों की जानिब से कि शायद शर्जील को हम यहाँ आजमा सकते थे या हम एक कहते हैं ना थोड़ा सा अटैकिंग ऑप्शन की जानिब जाते हैं। आपको लगता है कि हम थोड़े से वन डायमेंशन हो रहे हैं इस सीरीज़ में भी, अगर हम रिजवान बाबर से ओपन कराकर वही पुरानी हिकमत अमली वर्ल्ड कप वाली रखें, जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना है रऊफ, और हमें ये भी बात अच्छी तरह मद्देनजर रखनी है कि हमने अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कोई सीरीज़ भी नहीं रखी ऑस्ट्रेलिया में, हम डायरेक्टली वहाँ जाएंगे और खेलेंगे, तो क्या हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर पाएंगे इस तरह से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है वो कोई तो आधा तीधर आधा बटेर चल रहा है। जो आपके चीफ सेलेक्टर है वो मंजर से गायब है, और जो सिलेक्शन की ज्यादातर मेरा ख्याल है कि रिस्पांसिबिलिटी आपने जो बात की ये टीम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी, सवाल जवाब होते, आप मतलब जितनी मीडिया है और हमारी नुमाइंदगी भी हो जाती है, कुछ सवाल जवाब से सिचुएशन वाज़ेह होती है। आप समझते हैं कि प्रेस रिलीज से टीम अनाउंस होना ये कोई अच्छी रवायत है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके पास कोई मॉरल वैल्यूज बाकी रह गई थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के बाद कि वो किसी किस्म के भी इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या मीडिया का सामना करते, क्योंकि अपनी मॉरल वैल्यूज वो पहले ही खो चुके हैं। जब उन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया और बाद प्लेयर्स की उन्होंने बेजा तारीफ की कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जैसे ही रमीज राजा चेयरमैन बने तो उन्होंने वन साइडेड डिसीजन किया और जितने भी वो प्लेयर जिनकी वो तारीफ कर रहे थे हमारे चीफ सेलेक्टर, उनको उन्होंने टीम से ही निकाल दिया और वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी निकाल दिया, और कुछ नए लड़कों को उन्होंने टीम में हैंडल किया और इस तरह वो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए लेके गए। तो इसमें जो मॉरल जो वैल्यूज थी वो उनकी मेरा ख्याल है कि वो खो चुके थे, इस वजह से वो नहीं आए। तो बाकी जहां तक ये सिलेक्शन प्रोसेस का ताल्लुक है, तो इसमें जो मेरा ख्याल है कि अगर वेस्ट इंडीज की बहुत ही एक वीक साइड पाकिस्तान के टूर पर आ रही है, क्योंकि जो उनके मेन स्ट्रीम प्लेयर थे वो भी डेवलप नहीं हुए, और जो काफी सीनियर जो एजड प्लेयर थे उनको वो T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए और वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो अभी एक बिल्कुल उनकी भी कोई टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, एक नई टीम के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये चाहिए था कि जितने यंगस्टर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है कि इसमें बाबर आजम को कैप्टन बनाया जाता और बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो जो डोमेस्टिक के प्लेयर है, कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुजायका था कि आप उन सबको ट्राई कर देते। बेशक कि आप रिजल्ट कोई इतने अच्छे ना होते तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आ रहा है या आगे फ्यूचर के लिए आपको बड़ी अच्छी एक कॉम्बिनेशन बनाने का मौका मिल जाता। हसन अली को जो है वो टीम में नहीं शामिल किया गया कि उनको इंजरी के बाद बड़ी नॉन स्टॉप पीरियड खेलना पड़े। वो शाहीन शाह अफरीदी तो उससे भी पहले के खेल रहे हैं, ठीक है आप सबको एक साथ रेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन आपको लगता नहीं है कि शायद हसन एक फॉर्मेट में रेस्ट करते, शाहीन खेलते, शाहीन जिस फॉर्मेट में रेस्ट करते वहाँ हसन खेलते, मतलब शाहीन को हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खिला रहे हैं। देखिए कि जो शाहीन है वो अभी बिल्कुल यंगस्टर है और उनकी जो फिटनेस है बहुत अच्छी है, उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो भी काफ़ी स्मूथ है, उनको इतना ज़्यादा इंजरीज वो इंजरी प्रोन नहीं है। जबकि दूसरी जाने अगर हसन अली को देखा जाए तो उनका थोड़ा सा जो एक्शन है वो मिक्स एक्शन है, उससे पहले भी वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में पिछले साल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, तो या तो उन पे बहुत ज़्यादा वो ओवर लोड नहीं करना चाहते क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस के बाद उनका रेस्ट बनता है क्योंकि जो इंजरी कवर करके आया, या दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में वो ये है कि उनकी T20 में जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह अप टू मार्क नहीं है जिस तरीके से टेस्ट मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। तो शायद मैं भी इस चीज़ को सामने रखते हुए उनको इन 2 जो शॉर्ट फॉर्मेट है इनमें रेस्ट दी गई हो। चलिए, आपने 2 टेस्ट मैचेस की बात की, तो पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट भी रऊफ कल से शुरू हो रहा है और ऑब्वियसली पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जीत तो लिया था लेकिन काफ़ी मौके हमने दिए, 44 फीट हमने सरेंडर कर दी थी। उसके बाद ऑब्वियसली जो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे स्पिनर्स इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करा सके। कोई चेंज आप समझते हैं कि होनी चाहिए सेकंड टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा चेंज पे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो नहीं जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक चेंज हो सकती है कि साजिद खान की जगह पर आप जायद महमूद को खिला दें और ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन होगा क्योंकि काफ़ी अर्से से आप उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं टीम के साथ, मगर उसको भी किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको भी इंडल्ज करें और जो आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज आने वाली है उससे पहले एक और बेहतर ऑप्शन टेस्ट हो सकता है आप। और आपको याद होगा जायद महमूद ने पहले T20 डेब्यू किया था और एक ही ओवर में 3 आउट किए थे, लेकिन अब वो T20 के स्क्वाड में भी नहीं है। रऊफ, तो ये इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, पाकिस्तान में इस तरह होता है क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि मंसूर अमजद को खिलाया गया था T20 में, उन्होंने हैट्रिक कर दी थी और उसके बाद वो
कोई दूसरा मैच नहीं खेल सके और एक T20 ही उनकी क्रेडिट पर आया। तो इस तरह के वाकयात से पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख भरी हुई है। जब तक एक विजन नहीं होगा, एक पॉलिसी नहीं होगी, एक मेरिट नहीं होगा और जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं लाया जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए आखिर में एक और चीज़ आपसे मजदूर जानना चाहूँगा कि हमने चले इंटरम सेटअप रऊफ लेकर आए थे, सकलैन मुश्ताक ही हेड कोच होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिख भी दिया, लेकिन बैटिंग कोच मैथ्यू हर्डन वर्ल्ड कप के बाद से जा चुके हुए हैं और फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई बॉलिंग कोच वर्नर फिलेंडर दूसरे टेस्ट में भी अवेलेबल नहीं है और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी जो होम सीरीज़ है वहाँ हमारे बैटिंग बॉलिंग कोच दोनों ही नहीं होंगे। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि अब टीमें तो कम से कम 2 से 3 कोचेज़ लेके चलते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या कंफ्यूज हैं कोई? वही आप वाली बात, रऊफ के अगर चीफ सेलेक्टर या चेयरमैन को सामने आएगा तो पूछेंगे हम भी, जब प्रेस रिलीज आ जाएगा तो हमें भी सिर्फ अब क्या सराहियाँ या तबसरा ही कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, आपके कोचेस तो होने चाहिए ना, बहुत सारे यंगस्टर्स आपके साथ हैं और बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच इंडिविजुअली आपकी हेल्प करता है, स्पेशली जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। बिल्कुल ऐसा है, मगर ये जो हमारा कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप एक कोचिंग की फौज टीम के ऊपर से हटा दें तो मेरा ख्याल कि जो ये हमारा जो कल्चर है उसके मुताबिक लड़के ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं और इतना ज़्यादा अफेक्ट मैं नहीं पड़ता। मगर जहाँ पर कोचिंग कल्चर डेवलप हो चुका है, जहाँ से बचपन से ही यूज टू है जो फॉरनर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अफेक्ट आता है, हमारे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता। दूसरा, आपकी बात ठीक है कि हम डबल माइंडेड है और अब देखेंगे कि पहले उनको ओब्लाइज किया गया, आप किसको ओब्लाइज करते हैं, क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि हम एक भी कोई इंटरनेशनल मैच का कोई तैयार करने में नाकाम रहे हैं। शायद आपने वसीम अकरम की भी स्टेटमेंट सुनी हो, तो इसकी वजह यही थी कि 20 साल से आपने अरबों रुपया खर्च किया नेशनल अकेडमी पे, जिनका काम था कोचिंग डेवलपमेंट का, वो अपने दोस्तों को नवाजते रहे, जिनका काम था कोचेस को तैयार करना या प्लेयर्स को वहाँ पे ग्रोम करना, वो कोई उस प्रोफेशन से हट के कोई मैनेजर लगा हुआ है, कोई असिस्टेंट मैनेजर लगा हुआ है टीम के साथ। तो ये इस तरह सिस्टम पाकिस्तान का चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट का जाहिद महमूद को हम इन एक्शन देखें, चूँकि लेग स्पिनर जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट की बड़ी जान हुआ करते हैं और पाकिस्तान को यासिर शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर इसी एक नौजवान क्रिकेटर को इस वक्त ज़रूर जो है वो ट्राई आउट करने की ज़रूरत है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से खबरों हों या ऑब्वियसली खबरें ना भी हों, लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो हमने आज जिन गेस्ट को मदऊ किया है, एक बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर कलंदर्स जिसने पहले भी आपको हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम के लिए दिए, दिलबर हुसैन बिग बैश के लिए, और अब हमने देखा कि एक और उनके खिलाड़ी जो है सैयद फरीदौन, उन्होंने भी बिग बैश के लिए उनका मुआहिदा हो गया है। तो लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और सबसे पहले आपको मुबारकबाद सर, आपका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है इज़ रॉकिंग राइट नाउ। और सैयद फरीदौन, अब मैं ये बिल्कुल बरमला कहूँगा कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स बिग बैश में हमारे प्लेयर्स जाके खेले जिनको नेशनल सर्किट में भी इतनी अभी उनकी नाम भी नहीं सुना होता, बट ये कहाँ से सर ढूंढ लिया आपने इनको भी? हारिस रऊफ की स्टोरी तो हम आपसे सुन चुके हैं, ये कहाँ से मिले? शुक्रिया गफ्फार। देखो, हारिस रऊफ भी से पहले आपको याद होगा उस्मान कादिर से ही सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले उस्मान कादिर हमने ऑस्ट्रेलिया उनको कैप्टन बना के भेजा और आपको शायद याद हो कि उस्मान कादिर जो है वो उस वक्त छोड़ के जा रहे थे पाकिस्तान और वो कह रहे थे कि मेरा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। तो किसी ने उनको कहा कि यार लाहौर के अंदर ट्रायल ले रहे हैं, हमारे पहले ट्रायल थे 2016 की बात करो जी। तो वहाँ ट्रायल दे रहे हैं, उन्होंने कहा यार सिफारिश चलनी है, फ़ायदा क्या। सो खैर वो उनके कहने पे वो ट्रायल देने आ गए और सिलेक्ट जब हुए तो उन्होंने आके भाई से पूछा कि यार ये आप ये सारा काम क्यों कर रहे हैं। हमने कहा जी हमें 2 इमर्जिंग प्लेयर चाहिए अंडर 23 जो PCB से हमने अप्रूवल लिया है कि हम खुद ढूंढ के खिला लेंगे। तो उसने कहा दूसरा कौन है। हमने कहा अभी तो पहला नहीं मिला, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी तो ट्रायल हो रहे हैं, फिर टूर्नामेंट होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया जाए। तो उसने कहा पहला मेरा नाम लिखे और फिर वो उस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना जी। तो हमने उसकी क़यादत में हमने फिर टीम 2 साल जो है ऑस्ट्रेलिया भेजी और फिर वो बस कोचेस से भी आपको शायद याद होगा कि वो खेले। सो ये जो काम जिस मकसद के लिए हम इस बिज़नेस में आए थे ना गफ्फार, उसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दें, यूथ को इंगेज करें और जो सरगर्मियाँ खेलों की हमारे रूट गई हैं उनको वापस लेके आएँ। क्योंकि PSL तो दुबई में होती थी या UAE में होती थी, तो यहाँ पे तो नहीं होती थी। तो इसलिए हमने ये काम शुरू किया और फिर हमें ये कहा गया जब शुरू में हमने टीम ली थी कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया है। नजम सेठी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा, शाहिद अफरीदी भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंजी भाई चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। सो जब हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतना लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं और यहाँ पे टैलेंट ना हो।
सो फिर हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट लेके आए और अब आप देखें कि ना सिर्फ क्या कहते हैं PSL में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में हमारे प्लेयर लॉन्च हो रहे हैं। और उसकी वाहिद वजह ये है कि उन्हें पता है कि हम ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। और हमने जब फरीदौन को उधर भेजा तो उसका मैक्सवेल ने ट्रायल लिया एंड ही गॉट सो इम्प्रेस्ड कि उसने कहा कि यार ये तो खेलेगा ही खेलेगा, बिकॉज 2 दिन बाद उसने उसको आउट भी किया। तो आप सोचें कि पाकिस्तान में कैसे कैसे हीरे छुपे हुए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो ये हीरा आपने एक और निकाला है फरीदौन, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आतिफ भाई आपके पास बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म भी और हम भी जानना चाहेंगे हाउ लाहौर कलंदर्स डिस्कवर हिम। और मैंने भी उनकी बॉलिंग देखी तो वाकई इस तरह की लिमिटेड ओवर्स में जिस तरह की वो बॉलिंग करने, बड़े रेयर किस्म के बॉलर हैं, कैसे तलाश किया और कहाँ छुपे हुए थे? देखिए सारा क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को। और जिस तरह हमने जब शुरू में ये प्लेयर डेवलपमेंट किया था ना गफ़ार, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि सारा ये जितना लोग थे हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इन्हें क्या पता, और ये तो टूर्नामेंट तो नहीं ना जीते। तो टूर्नामेंट की हार को वो कन्वर्ट कर देते थे हमारे ग्रास रूट लेवल पे, जो हमने इस मुल्क की खिदमत की है, जो हमारे पाकिस्तानी यूथ को अपॉर्चुनिटी दी है, वो सारा नेगेट हो जाता था। सो पहले 2-3 साल तो चूँकि हम प्रोसेस में, आपको पता है टाइम लगता है, ओवरनाइट प्लेयर तो तैयार होता नहीं है। सो ये जब ये कोविड आया, तो कोविड में हमारी वो सरगर्मियाँ भी रुक गई क्योंकि हम जा भी नहीं सकते थे कहीं। तो हमने वर्चुअल टैलेंट हंट शुरू कर दिया कि आप अपनी वीडियो बना के भेजो। सो उसके अंदर इसने अपनी वीडियो बना के भेजी। तो फिर आकिब भाई ने जब इसको बुलाया तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर था। सो आकिब भाई ने इसको कहा कि यार तो मुझे जो है ना वो करवा के दिखा, चाइना मैन जो है ना वो बॉल करवा के दिखा। वो जब उसने 2-3 बॉलें कराई तो आकिब भाई ने कहा भाई मुबारक हो, कॉन्ट्रैक्ट दो इसको। अब 1.5-2 साल हो गए वो ट्रेन हो रहा था और उसकी प्रॉपर फिटनेस, डाइट, मतलब आप ये सोचें कि 1-1.5 साल से आकिब भाई उसके ऊपर मुसलसल दिन रात काम कर रहे थे। सो वो उसके बाद जब उसकी उसमें स्किल तो थी, अब जब उसको निखार आया तो बिग बैश में हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उनको रिकमेंड किया। तो आज वो देखें ऑस्ट्रेलिया बैठा है, अब कल को वो मेलबर्न स्टार से खेलता है, तो आप सोचें कि वो कितना बड़ा स्टार बन जाएगा दुनिया का हारिस की तरह। सो ये उस्मान कादर हो या हारिस हो या शहीन शाह अफरीदी हो या अब ये फरीदौन हो, दिलबर हुसैन। देखिए दिलबर हुसैन को मेलबर्न खिला लेता है लेकिन हम नहीं खिलाते पाकिस्तान में, हम सिर्फ PSL में लाहौर कलंदर्स को खिलाते। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि टैलेंट की कदर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया आपको क्या पता है उसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी हमेशा ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं। सो उनकी बड़ी ज़रा नवाजी है ऑस्ट्रेलियंस की, और बड़े मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुछ बताइएगा फरीदौन के मुतालिक भी आतिफ भाई के इससे पहले क्या फर्स्ट क्लास किसी किस्म की जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है कहीं से खेले हैं, कहीं कभी लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड्स वगैरह तक पहुंचे थे आपकी नज़रों में लास्ट ईयर थे? और एक और सवाल जो बड़ा ऑब्वियस हो गया है कि मेरे आई थिंक नो सरप्राइज दैट ही कैन बी अ पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स इन द नेक्स्ट PSL। देखिए बात यह है कि हम जब प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद हम उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग करते हैं, उसके बाद उसको चांसेस देते हैं, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो फरीदौन जो है वो अंडर 16 खेला है मेरा ख्याल है, लेकिन वो मैंने आपको बताया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर था। सो उसकी वो यूटिलिटी नहीं थी। उसकी यूटिलिटी उसके अंदर करवाई आकिब भाई ने, उनके साथ 1.5 साल काम करने के बाद। सो इसके बाद वो किसी प्लेटफॉर्म पे उस तरह नहीं खेला। और दूसरा आपका सवाल सारी मैं भूल गया हूँ, मैं कह रहा था कि PSL 7 के लिए फिर लाहौर कलंदर्स के तो मुझे लग रहा है कि कोई खुफिया बात नहीं रही कि ये खुफिया हथियार होंगे। नहीं देखिए बात ये है कि अब तो हमारा काम है बच्चों को प्लेटफॉर्म देना, चाहे वो शहीन हो, हारिस हो, फ़खर हो, ये फरीदौन हो, दिलबर हो। परफॉर्म तो देखिए मेहनत तो वो करते हैं। अब हम उसके लिए हमारे पास नेक तमन्नाएं, दुआएं हैं, और इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली PSL में खेलता नज़र आएगा। आप ये देखिए ये सारा पाथवे हम कर क्या रहे हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे जाके बच्चा उठाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उसको इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं। इंटरनेशनल लीग में अगर वो नहीं खेलता, हारिस तो एक सीज़न खेला था PSL का, लेकिन वो PCB की नज़रों में नहीं आया, बट जब वो बिग बैश खेला और वहाँ वो हाईएस्ट विकेट टेकर बना तो पाकिस्तान टीम में आ गया। सो हमने एक नया रास्ता ढूंढ लिया पाकिस्तान टीम के अंदर आने का कि आप जाएँ बिग बैश में परफॉर्म करें। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ राना साहब। आतिफ भाई मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि बहुत सारी खबरें PSL 7 के हवाले से, और मैं कल भी एक जगह बात ये कर रहा था कि जिस लीग के ड्राफ्ट के ऊपर और उसकी रिटेंशन के ऊपर पूरे पाकिस्तान की
सर लगता है सारे मसले यहीं आ गए, पेट्रोल भी लोग भूल जाते हैं लगता है जब यूएसएल के ड्राफ्ट आते हैं। इतने इंटरेस्ट है और आप लोगों को कितना इंकरेज भी करता होगा। मेरे पास भी हर वक्त व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे यही खबरें आ रही होती है भाई कि फ़खर जमान क्या कहीं और जा रहे हैं, शाहीन क्या कप्तान बन रहे हैं, कितने प्लेयर्स रिटेन हो गए। चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले बता दीजिएगा आतिफ भाई थोड़ा सा कि रिटेंशन आई थिंक इस बार भी 8 ही होंगी और कब तक थोड़ा सा लोग समझ रहे हैं कि थोड़ा डिले हो गया मामला, आपको लगता है ऐसा ही है? देखिए गफ्फार, जो बात आपने की ना रूमर्स की और सारा, तो डेफिनेटली जब आप फेमस फ्रेंचाइज होते हैं तो उसका एक उसका साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं। सो जब रिटेंशन पॉलिसी 8 की है मेरा ख्याल है, वो अभी तक उसको अनाउंस नहीं हुई कि कब डेडलाइन है। तो ये आपको पता है ये काम समीन राना करते हैं या आकिब जावेद और उनके साथ जो बाकी दीगर लोग हैं। क्रिकेट में मेरा उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और दूसरी आपने बात की फ़खरे कलंदर की, देखें फ़खरे कलंदर से वो फ़खरे पाकिस्तान बने और हमारे दिल के बहुत करीब हैं और हमारी तो हमेशा ख्वाहिश होगी कि जब तक वो क्रिकेट खेलें हमारे साथ ही खेलें। ठीक है, वेल प्लेड आतिफ भाई ऑन दिस क्वेश्चन। और साथ साथ अगर हम बात करें कप्तानी के हवाले से, चूंकि सुहेल को आपने बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और आई थिंक उन्होंने उसका हक भी निभाया, लेकिन ज़ाहिर बात है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया भर में आप फैसले तब्दील भी कर लेते हैं, वो टीम की मुनासबत से होते हैं। तो खबरें मौजूद हैं, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया, आके भाई भी बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी इन कंसिडरेशन। और फास्ट बॉलर वैसे कम ही बनते हैं, लेकिन शाहीन माशाल्लाह जितने रेगुलर खेल रहे हैं, जितने बासलाहियत हैं, सो क्या हम उनको कप्तान के तौर पे देखने वाले हैं? लेकिन सुहेल ने मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त डिलीवर किया और वो जो जिंक्स था हमारा वो सुहेल ने तोड़ा। पिछले सीज़न में वो हमें फाइनल हम खेले और पिछले साल भी 6 में से 5 मैच हम जीत चुके थे। बट सुहेल को हम कोविड ने मारा और दूसरा हमारे सिस्टम ने। देखिए हमारे पास एक PSL के प्लेटफॉर्म है मैचेस के वाले से। अब डोमेस्टिक में अगर आप प्लेयर्स को उस तरह चांस नहीं दोगे तो बैट्समैन तो खेलेगा नहीं, तो बड़ा कैसे होगा। सो मेरा ख्याल है कि सुहेल ने बहुत ज़बरदस्त हमारी टीम के लिए परफॉर्म किया। रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, तो आपको पता है शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो दिल जिगर फेफड़े सब कुछ है लाहौर कलंदर का, हारिस के साथ साथ। सो अगर आकिब भाई ये फैसला करे कि उन्होंने शाहीन को कप्तान बनाना है तो ये आकिब भाई की डोमेन है, वो कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, आपने दबे लफ्ज़ों मुझे लग रहा है कि जवाब दे दिए, लोगों को समझ आ जाएगी। और साथ साथ अगर बात करें बहुत सारी बातें जो इंतज़ामी अमूर के हवाले से, जो आपका मेन शोबा भी है आतिफ भाई के, लीग के मीटिंग्स होती हैं तो बड़ी धुआंधार खबरें चल रही होती हैं, जी ये हो गया वो हो गया। आज आप मौजूद हैं और आप सारी मीटिंग का पार्ट नहीं भी होते तो आपको ऑब्वियसली अपनी फ्रेंचाइज के हवाले से पता होता है कि आप वाकई मामला इतने कोई कहते हैं ना कशीदा हो जाते हैं मीटिंग में। रमीज राजा साहब जब से आए हैं तो कुछ ज़्यादा इस तरह की हम खबरें पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ इस पर तबसरा करना चाहेंगे? देखिए हमने जब भी हमारे क्रिकेट बोर्ड में आपने देखा जर्नलिस्ट चेयरमैन आए, ब्यूरोक्रेट चेयरमैन आए, जज चेयरमैन आए, पॉलिटिशियन चेयरमैन आए, पहली दफ़ा हमारे हीरो चेयरमैन आए हैं। सो रमीज़ भाई जो है वो हमारे हीरो हैं 92 वर्ल्ड कप के। चेयरमैन तो बाद में है, हीरो परमानेंट है। सो अब जब मीटिंग होती है उनके साथ, चूँकि फ्रैंकनेस भी है, सबके एक फ्रैंक लेवल है, ऑब्वियसली सारे इकट्ठे काम करते थे, मेरे साथ तो उनका ज़ाती ताल्लुक भी है। सो वो उसके अंदर हम आपस में एक दूसरे के साथ शुगर लगा लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह हो गया। जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, और फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, रमीज़ भाई पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं, स्पेशली PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। उन्होंने आते साथ ही अनाउंस किया, जो कि राइट डिसीजन था उनका। लेकिन इशू क्या है, इसका मॉडल ऐसा है PSL का कि कभी नंबर 1 लीग नहीं बन सकती। अब जब नहीं बन सकती और मॉडल क्या वजह है, इससे क्या मुराद है? जो आप मॉडल की बात करते हैं, लोगों को थोड़ा समझा दीजिएगा क्या वजह है, कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई है कहीं जिसको हम बेहतर कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए 5 रीजनल इन्वेस्टर्स थे ना, 5 टीमें थी मुल्तान के अलावा। मुल्तान तो बाद में प्रीमियम गया। 5 टीमों की डिफरेंट प्राइस थी। कोयटा प्रॉब्ली 1.1 मिलियन था, कराची 2.6 मिलियन था। अब हमारा जो मेन सोर्स है वो सेंट्रल पूल है, विच कंसिस्ट ऑफ आपका इंस्टेडिया, टाइटल, ब्रॉडकास्ट और गेट रिसीट्स। इसमें से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो पैसे सब में बराबर तकसीम हो जाते हैं। सो अब आप मुझे बताएं कि एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपया, मैंने इन्वेस्टमेंट की 50,000 रुपया, अगर उसमें से जो प्रॉफिट आएगा आपको 1 लाख के हिसाब से मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो वो नहीं होता। अच्छा, और दूसरी बात, ये इसलिए रखा गया था, कोयटा इसलिए सस्ती थी, कराची इसलिए महंगी थी कि स्टेडियम कैपेसिटी और पॉपुलेशन का फ़र्क था। सो मैचेस तो सारे एक ही जगह होते हैं, या तो होम एंड अवे हो कि एक मैच जो कोयटा होम, जो लाहौर का जो होम है या कराची का जो होम है, उसकी इनकम जो है वो कराची को जाए, ठीक है, और लाहौर की इनकम लाहौर को आए।
और कॉस्ट इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। अब इशू ये है कि चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया हुआ, और रमीज़ भाई भी यही कहते हैं कि तुम बड़े थे, तुम सोच समझ के साइन करते, तो वाकई हमने सोच समझ के नहीं किया, क्योंकि हमने नजम भाई ने कहा कि पाकिस्तान के लिए करना है, तो हम सब पाकिस्तान के लिए आगे आए। अब वो चीज़ हमें तंग कर रही है, वही हमें हॉन्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद फिर इसके आगे फर्दर डिटेल चले जाए तो मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर ये है कि 10 साल बाद रीवैल्यूएशन होगी, यानी कि लाहौर कलंदर ने अगर ब्रांड बनाया तो मैं फंस गया, बिकॉज उसकी वजह। ये मैंने बड़ी मजेदार बात सुनी कि जो ब्रांड बना है ना, और माशाल्लाह सारी टीमें बहुत बड़ी ब्रांड बन गई, लेकिन ये आप लोगों के वो बोझ बन गया है कि अब इसी की डबल वैल्यू आप लोगों को पे करनी पड़ेगी शायद आगे जाकर। जी, ऐसे सो उसको अब देखें, आपसे गलती होगी, अगर इंसान से गलती हो जाती है, हमसे भी होगी, चले क्रिकेट बोर्ड से भी होगी, तो यार उसको ठीक कर लें, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है PSL, ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इससे खूबसूरत प्रोडक्ट हमने आज तक नहीं बनाया। अगर ये डैमेज होगा तो मेरे तो चले पैसे जो जाने से चलेंगे, बट मुल्क का नुकसान होगा ना, लीग का नुकसान होगा, तो दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे बनेगी, आखिरी नंबर पे चली जाएगी। तो ये बेसिक जो चीज़ है ना, उसके ऊपर हमारी डिबेट होती रहती है, और उसके ऊपर फिर आपको पता है हर कोई अपने अपने आर्गूमेंट देता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रमीज़ भाई लॉजिकल बात करते हैं, मतलब जो लॉजिक होती है उसके ऊपर हम फिर उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल आतिफ भाई, ऑब्वियसली आप जैसा मुझे पता है कि फ्रेंचाइज वाले PCB के अनाउंसमेंट से पहले कोई ऐसी चीज़ तो डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि हम कोई चंद बड़े नाम भी इस दफ़ा ऐड करें, क्योंकि हमेशा इंग्लैंड के और साउथ अफ्रीका के बड़े नाम ही माशाल्लाह हमारी लीग में खेलते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम आते भाई, जैसे लोग वार्नर की बात कर रहे हैं, फिंच की, मैक्सवेल की, या स्टार की, या इसी तरह बटलर की, कोई ऐसा खिलाड़ी जो आप भी चाहते हो एज अ फ्रेंचाइज ओनर कि हम चाहते हैं ये इस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आएँ, और अगर आप हिंट दे दें कोई आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक तो सबसे पहले सच्ची बात यह है कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है मैं क्रिकेट के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होता, फिर आकिब भाई और समीन करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इतने आपने नाम लिए, तो देखिए मेरी बात सुने, हमने एक इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट को हम सब मिल के नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमने तो अपना पार्ट कर दिया, हमने तो अपने हकलाल की कमाई लगा दी, हमने तो 5 साल अपनी ज़िंदगी रोल दी। अब ये काम फिर आपके बोर्ड कहना कि वो ऐसे ऐसे प्लेयर लेके आए जिसको हम जो आपने नाम लिए सारे वो लेके आए, ताकि हम इस लीग को और बड़ा करें। बल्कि ये होता है कि हमारे यहाँ तो आपने देखा ब्रेंडन मैकलम आए लाहौर कलंदर लेके आए, AB डिविलियर्स आए लाहौर कलंदर लेके आए, राशिद खान आपने देखा कि वो काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बिकॉज ऑफ आवर मैनेजमेंट वो अबू धाबी में हमारे साथ दुबई में जो हमने मैचेस खेले थे अबू धाबी में, वहाँ पे वो आए। सो हम चाहते हैं कि इस तरह के डेविड वार्नर हों या मैक्सवेल हों, इस तरह के प्लेयर आएँ, और ताकि इस लीग को और आगे लेके जाएँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, और आपकी टीम के लिए PSL 7 के लिए नेक ख्वाहिशात के अल्लाह करे जैसे आपने कहा कि मामलात कुछ हल की जानिब जाएँ और इस लीग को 2-3 लीग होता हुआ देखें। लेकिन मैं ये बात मैं भी ज़रूर कहूँगा कि फ्रेंचाइज ओनर्स ने बड़ी खिदमत की है तमाम ही टीमों ने, और ये वक्त है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए इनके तमाम मसाइल को जो है वो बड़ी संजीदगी से सुने और उनको हल की जानिब लेकर जाए। प्रोग्राम रीप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।